साथियों नमस्कार। आज हम बहुत जो जाने माने विधि जो आप कह सकते हैं इनके लिए, ये हमारे क्षेत्र में ही नहीं बरेली में, इलाहाबाद में और बड़ी बड़ी जो हमारे यहाँ के न्यायालय हैं उसमें इनका नाम है। और आज हम जाने माने जो हमारे क्षेत्र के इनका विधि में ही नहीं न्यायालय में तो इनका है ही परचम। और इससे पूर्व में जो शिक्षण शैक्षिक जो संस्थान है तो उसमें डॉक्टर निर्दोष चतुर्वेदी जी जो हमारे साथ में हैं, इन्होंने अपने जो इनका कहे एक तरीके से जो इनका ज्ञान है, इनकी नॉलेज है, उससे जो है बहुत ही आप ये समझिए हमारे यहाँ जो शैक्षिक संस्थान है, चाचा नेहरू इंटर कॉलेज है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो राजकीय महाविद्यालय है, तो इसमें इन्होंने उस समय के पीरियड में वो इतना बड़ा योगदान दिया है जो आज जो है स्वर्ण अक्षरों में जो उनका इतिहास में इस तरीके से वो है कि इन्होंने किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी और उनके लिए जो है पूरी आप ये समझ लीजिए वैज्ञानिक विज्ञान का और उसकी जो है मान्यताएं कराई कॉलेजों के लिए। पहले के समय में बहुत ही मुश्किल काम होता था भाई साहब, किस तरीके से मान्यताएं कराना है, किस तरीके से महाविद्यालय को लाना है। तो उन्होंने हम समय समय पर डॉक्टर साहब का जो है वो लेते रहते हैं कि वर्जन की आपने किस तरीके से क्या किया है, इसके विषय में हमें जानकारियां आप देते रहते हो अपना बहुमूल्य समय। वैसे तो डॉक्टर साहब के पास में समय का बहुत अभाव है, ये अपना जो है कार्य आप ये समझ लीजिए रात के 12 बजे 2 बजे तक इनका जारी रहता है। आज जो चर्चा चल रही है राहुल गांधी के विषय में, जो कांग्रेस के जो आप ये समझ लीजिए कांग्रेस की रीढ़ हैं राहुल गांधी जी, जिन पर अब पूरी पार्टी टिकी हुई है, उनके विषय में जो उनकी अभी हाल ही में सदस्यता रद्द हुई है न्यायालय द्वारा, जो कि कोर्ट का डिसीजन था वहाँ पे, उसके एवज में उनके लिए 2 साल की सज़ा थी। और उसमें जो है जो संसद का जो अधिनियम है उसके तहत जो है उनकी सदस्यता जो है वहाँ लोकसभा की समाप्त कर दी गई। और इस पर इनकी विधि राय क्या है, इसके विषय में आज डॉक्टर साहब से जानेंगे कि मतलब क्या ये सही है। अब जो कांग्रेस पार्टी जगह जगह ब्लॉक स्तर पर अपना जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो इसके विषय में डॉक्टर साहब की क्या राय है, आइए इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपकी क्या राय है इस विषय में? आप के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो मेरे सामने मुझको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं जी, उनको मैं प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को जो मुख्य बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने अभी दिया माननीय राहुल गांधी जी के विषय में, मैं उससे पूर्व चर्चा से पहले मैं चाहूँगा कि जो आपने मेरे बारे में शिक्षा के विषय में कहा है वो ठीक है। मेरा शौक़ शिक्षा है और मैं आज भी वकील होने के बाद भी आज शिक्षक हूँ। तो जीवन में ये कहा जाता है कि व्यक्ति को गुरुता से ज़्यादा शिष्यता का भाव रहना चाहिए, और जब जब हम शिष्य बनने का भाव रखते हैं तब तब हमें महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ हैं, उपलब्धियाँ हैं, वो हमको होती रहती हैं। आंवला में मेरे आने के बाद मैं सन 76 में यहाँ पर आ गया, और उसके बाद मेरा शौक़, मेरी हॉबी रही कि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा। कई विद्यालयों में मैं प्रधानाचार्य रहा, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, शिक्षा में विकास की बात है, इसमें तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार, तत्कालीन आवश्यकता के अनुसार यहाँ की जो तत्कालीन युवा पीढ़ी थी, जो जागरूक हमारे नागरिक थे, उन सब ने बहुत साथ दिया। और उस समय ये दलवाद प्रायः कम हुआ करता था विकास के कार्यों में। हम सब लोगों में एक टीम स्पिरिट थी कि हम विकास के मामलों में टीम स्पिरिट बना करके युवा जो साथी थे वो काम करते थे। तो यहाँ आज धीरे धीरे इंटरमीडिएट की शिक्षा तो सुदृढ़ है ही, लेकिन बालिकाओं को और बालकों के लिए जो बहुत बड़ी समस्या थी डिग्री कॉलेज की, उसमें सरकार का बड़ा सहयोग रहा, तत्कालीन प्रतिनिधियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, यहाँ के युवाओं की जो मांग थी उन सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और मुख्य रूप से जितना मुझको याद है, मैं बताना चाहूँगा कि मैं उस समय तहसील
कांग्रेस का मैं अध्यक्ष रहा करता था, कार्यवाहक अध्यक्ष था मैं उस समय। तो उन दिनों माननीय नारायण दत्त तिवारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनका यहाँ आगमन हुआ और उनके साथ ही उन्हीं दिनों माननीय राजीव गांधी जी को भी उद्घाटन करना था इफ़को प्लांट का। तो उन दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए। यहाँ के युवा चेतना वर्ग के जो भी लोग थे, युवा कांग्रेस के लोग थे, युवा कांग्रेस के, उन सब लोगों ने माननीय तिवारी जी से अनुरोध किया, उनकी गाड़ी के आगे लेट गए, यहाँ स्थान दिखाया और उसके बाद अपनी बात को मनवाने में कामयाब रहे। और आज जो डिग्री कॉलेज है, इसमें मैं भूलना नहीं चाहूँगा और ये नाइंसाफ़ी और बेईमानी होगी कि हम उन साथियों को यहाँ ना मैं बता पाऊँ अपने सब साथियों के लिए, क्योंकि हम जो बताते हैं वही आज की युवा पीढ़ी और बच्चे जान पाते हैं। तो जो भी अन्य साथियों ने सहयोग दिया उसमें तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, कोई भी ऐसा नहीं इसने विरोध किया हो। लेकिन भाई श्री राकेश मथुरिया जी जो उस आज वरिष्ठ पत्रकार हैं और उस ज़माने के एक यहाँ के बहुत ही विकासवादी और विद्वान पत्रकार कहे जाते थे, तो उनका एक विशेष योगदान रहा। उन्होंने अखबार के माध्यम से भी आंवला की बात को उठाया और उन्होंने वहाँ भी प्रस्तुति उनकी रही, क्योंकि आदरणीय श्री राकेश मथुरिया जी से नारायण दत्त तिवारी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूर्व वो भली भांति परिचित थे और उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया। और जब उन्होंने स्वीकृति दे दी तो यहाँ न केवल डिग्री कॉलेज मिला बल्कि हमारे लिए माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने यहाँ पर ITI भी दी। और उन्होंने कहा कि विकास के लिए डिग्री शिक्षा आवश्यक नहीं है, विकास के लिए आवश्यक है कि जो हमारे युवा हैं वो उनमें रोज़गार परक बने और उनमें रोज़गार के तरफ उनका रुझान होने के लिए उन्हें तकनीकी ज्ञान आए और वो तकनीकी ज्ञान इस स्तर का हो जिसमें कि वो हाथ के कामगार हों। और इसके लिए ITI एक उपयुक्त संस्थान है। और उन्होंने 2 हमारे सामने जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे विकास के लिए वो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के द्वारा यहाँ दिए गए और सभी का सहयोग रहा। उसके बाद में सरकारें आईं, उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार आई। समाजवादी की पार्टी की सरकार ने भी आंवला को देखा और हमारे इस पुराने भवन में जो बड़ा बजट दे करके स्वीकृत करके जो आज भवन बना हुआ है वो तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। और उसके उपरांत जब जब सरकारें जो आई हैं उन्होंने डिग्री कॉलेज की तरफ ध्यान दिया है। आज वो कॉलेज जो प्रारंभ में घोषणा के समय जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज के रूप में उसका नाम दिया गया था, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने उसको फंड्स दिए और विद्यालय खोलने की घोषणा की, तो उसका नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो हमारे लिए किसी पार्टी से हट करके युग पुरुष ही हैं, वो न केवल एक विद्वान व्यक्ति हैं, अच्छे राजनेता हैं, अच्छे चिंतक रहे और उनके नाम पर ये विद्यालय कॉलेज जो है राजकीय डिग्री कॉलेज यहाँ खोला गया। आज हमारे सारे बच्चे वहाँ पर शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। और एक विशेष हमारे लिए एक उपलब्धि ये है कि प्रायः शिक्षा संस्थानों में ख़ास तौर से डिग्री स्तर पर अनुशासनहीनता पनपती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं पनपती हैं, लेकिन उस पावन धरती का ये विशेषता है, ये बरकत है कि वहाँ चूँकि पहले राजकीय आदर्श विद्यालय हुआ करता था, नॉर्मल स्कूल जिसको हम कहते थे, उस स्थान की विशेषता है, उसकी मिट्टी में ये विशेषता है कि आज तक उस डिग्री कॉलेज में हमारे यहाँ बेटियाँ पढ़ते हैं, बेटे पढ़ते हैं। कोई भी इस प्रकार की आज तक कोई घटना नहीं है जिसमें कहीं भी हम ये प्रश्न चिन्ह लगा सकें कि युवाओं में अनुशासनहीनता, उच्छृंखलता बढ़ रही है। और जो हमारे शिक्षक थे, जो वहाँ के प्राध्यापक रहे हैं, प्राचार्य रहे हैं, उनके बारे में भी एक समाज के नागरिक होने के नाते, अभिभावक होने के नाते मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमें आभार अवश्य व्यक्त करना चाहिए पूरे आंवला और सारे अभिभावकों की ओर से। उन सभी का जो यहाँ से शिक्षक हैं, कुछ सेवानिवृत्त हो गए, उन्होंने भी जिस प्रकार से अपना बच्चों को अपना समझ करके एक परिवार की तरह इस कॉलेज का संचालन किया,
प्रायः ऐसा देखने में अन्य सरकारी कॉलेजेस में कम आता है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। इस विषय के बाद मैं दूसरी बात कहूँ, कुछ करने की बात अगर आती है तो व्यक्ति कभी भी, आप बहुत छोटी सी बात है, यदि कोई व्यक्ति रास्ते में जा रहा हो और बहुत थक भी गया हो चलते चलते, और कहीं कोई उसको शाबाश कह दे, तो उसके खुद ब खुद कदम जो है वो थोड़े तेज़ चलने पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से हम छोटे बच्चों को भी जब कहीं हौसला अफजाई करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं, तो हम उस समय तालियां बजा देते हैं उनके उत्साह में, तो उस समय भी उन बच्चों का हौसला बढ़ जाता है, काम करने की जो उनकी जो स्पिरिट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस मेरे संग भी कम बेश ऐसा रहा है। मैंने लोगों को सहयोग किया है, लोगों के साथ में चला हूँ, और आंवला के एक बड़े वर्ग का विशेष सहयोग आंवला की शिक्षा के विकास में रहा है। अगर ये कहा जाए कि आंवला आज विकास की दिशा में परिपूर्ण है, अभी हम परिपूर्णता की ओर नहीं कह सकते, बल्कि अभी हम बहुत पीछे हैं। हमारी बहुत आवश्यकताएं हैं, हमारे युवाओं की आवश्यकताएं हैं, हमारी बेटियों की आवश्यकताएं हैं, हमारे व्यापारियों की आवश्यकताएं हैं, हमारे जो किसान हैं, कृषक समुदाय है उसकी आवश्यकताएं हैं, कामगार की आवश्यकताएं हैं। लेकिन जहाँ तक हम पहुँचे हैं, हम उसके लिए आज के वातावरण में एक अच्छा आंवला कह सकते हैं, एक विकसित आंवला कह सकते हैं। और इसमें जब जब सरकारें आईं, जब जब जो नगर पालिका में बदलाव हुए, वहाँ के बोर्ड के बदलाव हुए, तब तब सब लोगों ने इसके विकास के लिए कार्य किया। मैं जो मुख्य मुद्दा है, अगर मैं उस बात में कहना चाहूँ, तो माननीय राहुल गांधी कांग्रेस के नेता तो हैं और सुप्रीमो हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी, इस देश के स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि उनकी रही है। और जो पिछला एक पखवाड़ा गुजरा, इसमें जो घटनाक्रम बदला है, उस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका है और बहुत कुछ कहा जा रहा है। निस्संदेह राहुल गांधी इस देश की, हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय लोकतंत्र में जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, उसके वो मुखिया हैं, उसके वो नेता हैं। तो ऐसे में उनसे अपेक्षाएं पूरा देश करता है, आज के युवा उनसे अपेक्षाएं करते हैं। लेकिन यहाँ केवल एक विषय ये है कि उनको न्यायालय ने 2 वर्ष की सज़ा से उनको दंडित किया, और उसके बाद संसद ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। इस विषय में भी बहुत विधिवेत्ताओं ने अपनी राय व्यक्त की है, और ऐसे विधिवेत्ता जो पूरे हमारे भारत के इस विधिक व्यवसाय में जो टॉप 10 में गिने जाते हैं, उनकी अपनी अपनी ओपिनियन आई है। इसमें कुछ की जो ओपिनियन आई है वो इस प्रकार की है जो दल से जुड़े हुए हैं, और कुछ की ओपिनियन ये आई है जो दलगत राजनीति से हट करके जिन्होंने स्वतंत्र बात कही है। मैं सिर्फ एक नागरिक होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते अपनी बात इस बारे में इस प्रकार से कहना चाहूँगा कि कोई घटना हुई, उस घटना के विषय में उतने विस्तार से लोग नहीं जानते। भारतीय संविधान में ये स्पष्ट व्यवस्था है, न्यायपालिका पृथक है और जो व्यवस्थापिका है वो पृथक है, कार्यपालिका भी पृथक है। न्यायपालिका स्वतंत्र कार्य करती है। तो कहीं कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया गया, मुकदमा दर्ज कराने के बाद निष्पक्ष भाव से जो हमारी कानून की पुस्तकें हैं, संहिताएं हैं, उनमें विधिवत व्याख्या की गई है कि किस प्रकार से कार्य किया जाएगा, कार्यवाही किस प्रकार चलेगी। माननीय राहुल गांधी जी के विषय में भी जो उन्होंने कहा, जो हमने टेलीविज़न में सुना, जो हमने अखबारों में सुना, और उसके बाद उनको न्यायालय में लंबे समय तक उनके विषय में साक्ष्य आए, दोनों पक्षों से साक्ष्य आए, और साक्ष्य मानने के बाद
न्यायपालिका ने पत्रावली को समझकर और सोचकर अधिवक्ताओं को सुनकर न्याय की तुला पर रख करके जो उनके मन मस्तिष्क में जो अपने विद्वता के आधार पर भाव बना वो निर्णय दिया गया है। उस दिए गए निर्णय पर हमें कोई व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। हम किसी भी माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय से अपनी सहमति और असहमति व्यक्त करने के लिए उससे ऊपर के न्यायालय में हम जाते हैं और वहाँ ये अपनी बात बताने का प्रयास करते हैं कि हमारी बात को ठीक से उसका अनुशीलन नहीं किया गया। उसके लिए हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कानून की व्यवस्था है उसमें हम किसी भी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के उपरांत हम उससे अपनी व्यक्तिगत नाराज़गी व्यक्त नहीं कर सकते कि आपने बहुत गलत जजमेंट हमको दे दिया, आपने हमको निर्णय गलत दे दिया, ये आपको नहीं करना चाहिए था। ऐसा करने का अधिकार हमको नहीं है। जब सामान्य व्यक्ति भी ये बात जानता है और सामान्य व्यक्ति उसका अनुपालन करता है तो ऐसे में एक अज्ञानी द्वारा किया गया कोई बड़ा अपराध भी छोटा माना जाता है और किसी ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा, जानकार व्यक्ति के द्वारा यदि कोई छोटा भी अपराध किया जाता है तो उसको बड़ा माना जाना चाहिए, क्योंकि वो जानबूझकर वैसा कर रहा है। और जो हमारे दिशा दर्शक हैं, मैं प्रारंभ के स्तर से निचले स्तर से बता दूं, चाहे वो हमारे शिक्षक हों, चाहे वो हमारे अधिवक्ता समुदाय के लोग हों, चाहे वो हमारे ऊपर उठ करके हमारे समाज सेवियों में हमारे समाज के नेतागण हों, उनकी तरफ ना जाने कितनी निगाहें लगी रहती हैं लोगों की और उनके द्वारा जो मुख से निकली हुई चीज़ें हैं लोग उनका अनुसरण भी करते हैं, कभी कभी उससे सीखने का प्रयास करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। इसलिए हमारा उस मंच पर पहुंचने के बाद बहुत बड़ा दायित्व हो जाता है कि हम अपने कोई बात समाज के सामने, आम जनता के सामने, ऑडियंस के सामने ऐसी कोई बात न कहें जो समाज विरोधी हो, जो कानून की विरोधी हो और जो तत्काल की व्यवस्थाओं के अनुसार नैतिकता की विरोधी हो। तो यहाँ पर जो मेरा दृष्टिकोण है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो शब्दावली को यहाँ दोहराना ना तो ठीक है ना अवसर है, सब लोगों ने जाना है, बात छोटी रही होगी, लेकिन ये अधिकार किसी भी छोटे और बड़े व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता कि आप कानून को तोड़ करके वो बात रखें। अब यहाँ बात ये आती है, मैं लगातार टेलीविज़न पर डिबेट सुन रहा हूँ कि चूँकि वो बड़ी पार्टी के नेता हैं, चूँकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, चूँकि वो एक सांसद हैं, चूँकि उनकी पृष्ठभूमि में उनके नाना और इससे पूर्व उनके पिताश्री का भारत की राजनीति में एक अहम रोल रहा है, वो यहाँ के भारत के निर्माताओं की श्रृंखला में मूर्धन्य माने जाते हैं, ऐसे में उनके प्रति इतना कड़ा रुख नहीं लिया जाना चाहिए था। मेरा व्यक्तिगत मत इसके विपरीत है। जब इतने पूरे देश के मन में उनके प्रति श्रद्धा है तो उन्हें कम से कम आज अपने पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने पूर्वजों की उस मर्यादा को भी ध्यान में रखना चाहिए था कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू जो विश्व के पटल पर एक मूर्धन्य नेता हुआ करते थे, क्या हम उनकी साख पर, क्या उन्होंने ऐसा कोई इससे पूर्व आचरण उनका रहा होगा? हम यदि असहमत भी हैं किसी बिंदु पर तो उस स्थिति में भी हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारी कही हुई किसी बात से, हमारे द्वारा किए गए किसी कार्य से हमारे न केवल पूर्वज बल्कि वो तो हमारे देश के अग्रणी नेता हैं जो विश्व के पटल पर उन्होंने विश्व के स्तर पर हमारा भारत का गौरव बढ़ाया है, नाम ऊंचा किया है। हमें उस बात को ध्यान में रख करके, उस गरिमा को ध्यान में रख करके
ये भी ध्यान में रखना था कि आने वाले समय में हमारी दावेदारी जो है वो हमारी दावेदारी देश का नेतृत्व करने के लिए, प्रधानमंत्री के रूप में अपने को लाने के लिए हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो क्या हमारा ये व्यवहार, हमारे द्वारा किया गया ये संवाद हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो देश की जनता है, क्या उसके लिए ठीक रहेगा? यदि हम कानून की धाराओं के विरोध में जाकर के इसलिए लाभ लेते हैं कि हम देश के नेता हैं, तो हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारे अनुसरण करने वाले, हमारे अनुयायी जो हमारी जनता है, वे लोग उस कानून पर चल पाएंगे। मेरा यहाँ पर इस बात को कहने का ये बिल्कुल मंशा नहीं है कि माननीय राजीव गांधी की सजा क्यों समाप्त कर दी, या माननीय राजीव गांधी की माननीय न्यायालय ने 2 साल की सजा क्यों कर दी। एक प्रश्न अभी आया था कि कम से कम न्यायालय को ये ध्यान रखना चाहिए था, कम से कम न्यायालय को ये ध्यान रखना चाहिए था कि वे एक मूर्धन्य नेता हैं, सांसद हैं, और 2 साल की सजा होने से उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ये ध्यान में रख करके ही सजा सुनानी जानी चाहिए थी। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि हम एक पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति, एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, एक सामान्य नागरिक अगर कोई अपराध करता है तो हम उसको ठोक कर सजा देंगे, क्योंकि उसको आगे आकर के ना तो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ना है और ना ही आगे आकर के उसका कहीं कोई बड़ा नुकसान होने वाला है। और हम दूसरे व्यक्ति के लिए सजा देते समय ये अवधारणा, ये कंसेप्ट हमारे, मैं इसलिए ये बात को दोहरा रहा हूँ, हमारे दंड के प्राविधान में, हमारी भारतीय दंड संहिता में और दंड प्रक्रिया संहिता में, हमारी जो साक्ष्य अधिनियम है, इसके अनुसार कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि दंड देते समय व्यक्ति के व्यक्तित्व को ध्यान में रखा जाए। दंड देते समय साक्ष्य को देखा जाएगा, दंड देते समय उसकी किए गए जो कार्य क्रियाकलाप हैं, जो आपराधिक कृत्य है, उसको ध्यान दिया जाता है और उसी आधार पर निर्णय हुआ करते हैं। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के, बिना कोई अपनी ऐसी ओपिनियन व्यक्त करते हुए कि इससे जो है किसको नुकसान होगा, किसका फ़ायदा होगा, हमें इस तरह के वक्तव्यों से बचना चाहिए और इस तरह के आचरण से भी बचना चाहिए। इस तरह के हाँ अवश्य है कि ऐसे नेताओं को राजनीति के ट्रैक से उतर जाने में, राजनीति के ट्रैक से हट जाने में ज़रूर जनता को नुकसान होता है, क्योंकि उनको उतना मैच्योर, उतना परिपक्व, उतना अच्छा कोई राजनेता नहीं मिल पाता, नए को आने में समय लगता है। तो इस बात को भी हमें हमारे राजनेताओं को ध्यान में रखना चाहिए और हमें अपने वक्तव्य को उसी अनुसार लाया जाना चाहिए। यहाँ जहाँ तक जितना मैंने जाना है, जो उन माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ जो आरोप लगे, उन आरोपों के अनुसार दंडाधीश महोदय ने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ चिंतन किया होगा। उनके मस्तिष्क में भी तराजू के तुला के पलड़ों में, उनके हाथ में ये बात दिमाग में रही होगी कि इसका क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होगा। और उसके उपरांत उन्होंने जब देखा होगा कि अब समाज को भी एक संदेश देना है और समाज को भी जवाब देना है, तो उन्होंने उस निष्पक्ष न्याय की तुला पर रख करके उन्होंने निर्णय दिया है। ऐसा हमारा विश्वास है और हमको ये विश्वास करना चाहिए। और यदि हम असहमत हैं उससे, तो हमें उसके ऊपर जाने के लिए हमारे पास रास्ते हैं। और हमारे देश में हर पार्टी के पास इतने विद्वान अधिवक्ता हैं कि जो हमारी पूरे वैश्विक स्तर पर जो कानून व्यवस्था है, उनमें अगर हम देखें तो भारतवर्ष के जो अधिवक्ताओं की जो लीडिंग हमारे एडवोकेट्स हैं, उनकी टीम बहुत विद्वान है, बहुत आगे है। और जिसके लिए अगर हम और देखें तो कांग्रेस के पास
जो बड़ी विद्वान टीम है वो अधिवक्ताओं की कांग्रेस के पास है। तो उन्हें भी इस समझ को देखते हुए कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में तमाम सारे मुकदमे देखे हैं, उनके निर्णय देखे हैं, स्वयं सज़ा से छुड़ाया भी है, सज़ा दिलाई भी है, इस बात को रख करके, उस गरिमा को ध्यान में रख करके, उन संदेशों को ध्यान में रख करके कि हमारी चर्चा को पूरा देश सुन रहा है, तमाम वो हमारा युवा देख रहा है, हमें कोई भी बात मर्यादा से बाहर जा कर के नहीं रखनी चाहिए। और अभी समय है, उन्हें पसंद नहीं है तो उसके खिलाफ वो अपील कर सकते हैं। हो सकता है कि जो ऊपर के न्यायालय हैं वो उसको देखें और देखने के बाद उनको लगे कि इनके लिए सज़ा गलत हुई है। तो निश्चित रूप से न्यायपालिका स्वतंत्र है और भारत की न्यायपालिका को विश्व के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर अत्यधिक निष्पक्ष न्यायपालिका कहा जाता है। अभी तक हमारी न्यायपालिका बिल्कुल बेदाग है। तो मेरा अपना मानना ये है कि माननीय राजीव गांधी जी के लिए सुनाई गई 2 साल की सज़ा और उसके उपरांत जो इसका परिणाम आया, मैं अपनी बात को वापस ले रहा हूँ, क्योंकि वो शब्द इसलिए जुड़ा हुआ, मैं बार बार माननीय राजीव गांधी जी का कभी मुझे बीच में शायद एक आध बार और भी आ गया हो, क्योंकि मैं इस बात को भी साझा कर लेता हूँ कि अगर गांधी परिवार में कहीं कोई नाम मेरे जुबान पर और जहन में हर समय रहता है तो माननीय राजीव गांधी जी का रहता है। वो इसलिए कि राजीव गांधी जी का जो अंतिम जो उनके साथ दुर्घटना हुई, उससे ठीक एक दिन पहले आंवला में मेरी उनसे मुलाकात ऐसे ही थी जैसे कि मैं आप और मैं दोनों हम लोग बैठे बात कर रहे हैं। मैं इतना ही करीब था माननीय राजीव गांधी जी के, तो मेरे मुख से माननीय राजीव गांधी जी का नाम बार बार आता है। बट आज का प्रसंग तो पूरा राहुल गांधी जी के विषय में है। तो राहुल गांधी जी भी हमारे सर्वमान्य, हमारे देश के युवाओं के नेता हैं, हमारे देश के जनता के नेता हैं, सारे समुदाय के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं। तो ऐसे में अब बात सदस्यता की है, वो भी कानून में दी गई व्यवस्था है, ना उसको घटाया गया है ना उसको बढ़ाया गया है। ये व्यवस्था भी इससे पूर्व की बनी हुई है, जिसके लिए भी व्याख्या लंबी तरीके से की गई है कि सज़ा होते ही सो मोटो, जिसे कहते हैं अपने आप स्वतः ही वो सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। तो फिर ऐसे में भी फिर संकल्प विकल्प की बात आती है कि उनके बारे में तत्काल निर्णय क्यों लिया गया। नहीं, निर्णय तो उसी समय हो गया, निर्णय उसी समय हो गया। और यदि किसी कारणवश 1 या 2 दिन विलंब भी हो जाता तो फिर हमें उस अपनी योग्यता, अपनी पात्रता, अपनी विद्वता के आधार पर ये कहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि हम इस देश के बड़े नेता हैं, इस देश की बड़ी पार्टी के नेता हैं, इस देश में हमारा बड़ा अपना अच्छा स्थान है। तो हमारे बारे में उस निर्णय को लेने में कुछ विलंब करना चाहिए था, कुछ चिंतन करना चाहिए था, कदापि नहीं। मेरी दृष्टि में जहाँ तक सज़ा का प्राविधान है वो समान होना चाहिए और है। और ये पक्षपात एक अगर होता तो गलत संदेश जाता हमारे देश के आम जनता के बीच। आज पूरे देश ने देखा कि जब किसी अपराध के लिए इतने बड़े बड़े नेताओं के लिए माफ़ी नहीं है, तो इससे एक संदेश गया कि सामान्य व्यक्ति भी कोई न्यायपालिका को प्रभावित नहीं कर सकता। ये मेरा अपना दृष्टिकोण है। मैं व्यक्तिगत रूप से कोई बिना टीका टिप्पणी करे हुए कि उनके संग अच्छा हुआ या उनके संग खराब हुआ, मैं सिर्फ ये निवेदन करता हूँ अपनी आयु के अनुरूप कि जो हमारे युवा नेता हैं वो हमारे दिग्दर्शक हैं, आने वाले कल के लिए हमारे भविष्य हैं। हमारे देश को ये उच्च स्तर के नेता वैश्विक स्तर पर विश्वगुरु बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और करेंगे और बनाएंगे। ऐसे में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये चूक जाने अनजाने में किसी गैर जानकार आदमी से हो जाती है, किसी अनभिज्ञ व्यक्ति से हो जाती है, उसके लिए क्षमा किया जा सकता है, परंतु हमसे वो चूक नहीं होनी चाहिए थी। हमें उसको अंतर मन से, उसको निष्पक्ष निश्चल भाव से स्वीकार करना चाहिए। यही हमारी आज के परिप्रेक्ष्य में
हम ये भी एक देश सेवा का एक भाव है। यदि कहीं पर मोटर व्हीकल एक्ट में हम गाड़ी लेकर जा रहे हैं, हमारी गाड़ी के आगे काफिला है, पीछे काफिला है, सरकारी गाड़ियों का, प्राइवेट गाड़ियों का, और एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा है और उस व्यक्ति को रास्ते में चेकिंग के नाम पर रोका जाता है, तो हमारी गाड़ी में केवल एक कागज़ नहीं है तो हमारा चालान कर दिया जाएगा, और दूसरी गाड़ियां बिना किसी परमिट के, बिना किसी स्पीड ब्रेकर के, बिना किसी नियम को पालन करे हुए जा रही हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ ये संदेश आम जनता पर गलत जाता है। न्याय बराबर है और कानून बराबर है, व्यवस्थाएं बराबर हैं, और जो शासन की जो दिए गए निर्देश हैं, प्राथमिकताएं हैं, वो भी हर वर्ग को बराबर हैं। और आज ये संदेश राष्ट्रीय स्तर पर हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री देने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी इसके लिए पूरी तरीके से प्रण से समर्पित हैं, तन और मन से पूरी तरह समर्पित हैं। ये हमारे लिए प्रेरणादायक है और हम सब युवाओं को इससे एक प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे वरिष्ठ जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं उनको भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे देश का प्रश्न हमारे सामने हो, देश का मुद्दा हमारे सामने हो, प्रदेश का मुद्दा हमारे सामने हो, समाज का मुद्दा हमारे सामने हो, उसके बाद हमारा व्यक्तिगत हित आए तो हम अपने को देश प्रेमी और देश की सेवा में लगे हुए व्यक्ति कहने में हमको अपना गर्व की अनुभूति होगी। तो ये थे डॉक्टर निर्दोष चतुर्वेदी जी, जिनका आज हमें सानिध्य मिला और इनसे हमें जानकारियाँ मिली कि किस तरीके से इनका जो है तथ्य है वो निकलकर सामने आया। इन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और आप लोग ये जानकर आपके लिए एक अचंभा महसूस हुआ होगा युवा पीढ़ी के लिए, जो हमारे सामने बैठे हुए हैं ये मतलब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ में बिल्कुल बराबर में इसी तरीके से बैठे थे। वो समय भी था और उनके उस समय इस तरीके की बातें रखते थे ये, और किस तरीके से इन्होंने के लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किस तरीके से जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए विकसित किया है, डेवलपमेंट किया है यहाँ पर, वो सारी जानकारियाँ साझा की, अपनी बेबाक राय रखी। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से पुनः प्रणाम करते हैं इनके लिए कि आप हमारे लिए अमूल्य समय आपने दिया और हमारे दर्शकों के लिए अमूल्य समय दिया। तो अपने सभी दर्शकों के लिए नमस्कार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हमारी इस वीडियो के लिए देखा, और साथियों धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के साथ। ठीक है, नमस्कार। युवाओं के विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। जी धन्यवाद।